आज का ये जो हम लोगों ने आप लोगों को यहाँ आमंत्रित किया, चूँकि हिंदुस्तान में 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, तीसरे चरण का कल मतदान होना है और उसमें हमारे महाराष्ट्र के 13 जो लोकसभा की सीट हैं वहाँ पर मतदान होगा। इसमें 3 ऐसी लोकसभाएं हैं जहाँ पर कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मैदान में हैं। तो आप लोगों के माध्यम से सबसे पहले तो मैं केंद्र सरकार को और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने प्याज के ऊपर जो अभी तक एक्सपोर्ट करने पर बंदिश लगी थी उसको उन्होंने समाप्त किया। ये एक बड़ा कदम है जो किसानों के हित में लिया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं एक और बात ये कहना चाहता हूँ कि हम कोशिश करेंगे कि एक्सपोर्ट के माध्यम से जो प्याज जा रही है बाहर, उसका भरपूर पैसा हमारे किसान भाइयों को मिले। अभी जो चुनाव प्रचार हुआ, इस चुनाव प्रचार में हमारे जो प्रत्याशी हैं उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से जनता के बीच में जाकर अपनी बात रखी है। हम लोगों ने अपने पूरे चुनाव प्रचार में 2 मुद्दों को विशेष रूप से सामने रखा। एक मुद्दा था हम लोगों का क्षेत्र का विकास, क्योंकि महाराष्ट्र की ये जो तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी हैं इनमें अभी भरपूर संभावना है कि उसका विकास किया जा सके। दूसरा, हम लोगों ने लोगों को ये बताया कि अगर यहाँ से हमारे प्रत्याशी चुनाव जीतते हैं तो हम क्षेत्र के विकास में, चूँकि केंद्र सरकार, हम लोग एनडीए के साथ काम कर रहे हैं और एनडीए की सरकार बनना निश्चित है, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे इस बात को भी अपने चुनाव प्रचार में लोगों के बीच में रखा है कि यहाँ से अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीत के जाएंगे तो केंद्र सरकार से भरपूर समर्थन हम लोगों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए मिलेगा, जिससे हम अपने किसान भाइयों के लिए अच्छी योजनाएं लेकर आ पाएंगे। क्षेत्र के विकास, जब क्षेत्र का विकास होगा तो रोजगार की उससे संभावनाएं भी बढ़ेंगी। तो ये इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने वहाँ पर जन प्रचार किया है और उसको लोगों ने बहुत, उसका व्यापक जन समर्थन भी हम लोगों को मिला है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जब महिलाओं के उत्थान की बात करती है तो खाली हम बातों तक सीमित नहीं होते। आप देखिए कि यहाँ पर जो 4 लोकसभा की सीट हैं इसमें से 2 हम लोगों ने महिलाओं को दी हैं। तो ये हमारे उस कमिटमेंट को दर्शाता है जिसमें कि हम लोग जब कहते हैं कि देश की जो महिला 50% महिलाएं देश की आबादी का हिस्सा हैं, तो हमने उसको माना भी है और इसीलिए हम लोगों ने 50%, हमको जो सीटें इस गठबंधन के माध्यम से मिली थी उसमें 50% सीट हम लोगों ने महिलाओं को दी है। अभी जो चुनाव है ये कल जो चुनाव होना है, जहाँ पे कल मतदान है, वहाँ ये 3 लोकसभा सीट है जिस पे कि मतदान होगा बारामती, धाराशिवा और रायगढ़। यहाँ पर हमारे तीनों प्रत्याशी लगातार जनता के बीच में हैं। आदरणीय अजीत दादा पवार, प्रफुल्ल पटेल साहब, छगन भुजबल साहब, हसन मुशर्रफ साहब, मुंडे जी, इन सारे लोगों ने जो इनको दायित्व दिया गया था उस दायित्व के अनुरूप सभी लोगों ने क्षेत्र में जाके प्रचार किया है और एक अच्छा वातावरण हमारे प्रत्याशियों के लिए बना है जिसमें कि उनको व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। मैं इस बात को निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि यहाँ पे इन जो ये चुनाव हो रहे हैं यहाँ पर हमारे प्रत्याशी भारी मतों से चुनाव जीत के आएंगे, इसका हम लोगों को विश्वास है। आपने कहा कि आपके प्रत्याशी भारी वोटों से चुनाव जीत कर आएंगे, लेकिन पुणे में एक फतवा जारी किया गया है, उस फतवे को लेकर क्या कहेंगे? मुझे एक्चुअली मालूम नहीं है कि कोई फतवा जारी हुआ है। हमें तो ये मालूम है कि जनता का आदेश हुआ है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताइए। मुझे तो ये सुनाई दे रहा है, बाकी का इस समय मुझे और कोई बात समझ में नहीं आ रही। अपोजिशन बोल रहे हैं जो प्याज का एक्सपोर्ट का जो निर्णय लिया गया वो इलेक्शन को देख के लिया गया है सर। मैं सोचता हूँ शायद इसके पीछे इलेक्शन उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना कि किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, क्योंकि ये बात लगातार सामने आ रही थी कि हमारे पास यहाँ पे हमारे किसान भाइयों के पास भरपूर भंडार है प्याज का और उसके कारण उनको उतनी लागत का पैसा भी नहीं मिल पा रहा था। तो सरकार ने फैसला लिया है और मैं सोचता हूँ कि ये अच्छा कदम है। सरकार ने जो कदम उठाया इससे निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों को लाभ मिलेगा और आने वाले दिनों में इस पर और भी बेहतर तरीके से क्या किया जा सकता है, किसान साथियों से हम लोग बातचीत करेंगे, उनसे इनपुट लेंगे और अगर इसमें किसी प्रकार की इस योजना में या इस एक्सपोर्ट की नीति में अगर कोई परिवर्तन करना होगा, इस बात को हम दिल्ली तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हम लोग एनडीए के पार्ट हैं। आप पहले एक बात समझना होगी कि एनडीए का हिस्सा होने के कारण
केंद्र सरकार का और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का पूरा सहयोग हम लोगों को लगातार मिल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है वो हमारी और भी मांगों को पूरा करेंगे। क्योंकि पहले गैस का एक्सपोर्ट का महाराष्ट्र में बैन लगाया था, खाली गुजरात का एक्सपोर्ट चालू था। आंदोलन के बाद ये निर्णय लिया गया। हाँ, निर्णय तो हुआ ना, ये बात सच है कि थोड़ा और पहले हो जाता और अच्छा होता। तो जब जागो तब सवेरा। अब एक मौका मिला है तो किसान भाई इसमें इसका पूरा लाभ उठाएंगे और लगातार इससे बड़े सकारात्मक संदेश हम लोग तक आ रहे हैं। किसानों ने इसको बहुत बेहतर तरीके से लिया है और उनमें इस निर्णय से बड़ी प्रसन्नता भी है। इलेक्शन को लेकर मतदारों में थोड़ा सा नाराजगी दिख रहा है, वो साइलेंट वोटर है। आपको लगता है कि जो साइलेंट वोटर जो आपके खिलाफ जा रहे हैं उसमें कुछ बदलाव आ है? साइलेंट वोटर हमारे खिलाफ है, मैं इस बात से असहमत हूँ। साइलेंट वोटर इसलिए भी है कि उसको ये पूरा विश्वास है कि जो INDIA के उम्मीदवार हैं वो चुनाव नहीं जीत रहा है, तो उनके जो वोटर हैं, उनके जो समर्थक वोटर हैं, वो घर से बाहर नहीं आ रहा है। हमारा मतदाता तो हमारे साथ है। अभी चुनाव प्रचार में जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमारे प्रत्याशियों ने जो चुनाव प्रचार किया उसमें हम लोगों ने स्थानीय स्तर के नेताओं को और स्थानीय कार्यकर्ताओं को सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी दी थी। उन्होंने पोलिंग बूथ पर जाकर मतदाताओं से सीधा संपर्क किया है। वहाँ से जो फीडबैक मिला है उससे ऐसा लगता है कि हम लोगों को पूरा जन समर्थन भी है और हमारा जो मतदाता है वो पूरी शक्ति के साथ, पूरे विश्वास के साथ हमारे साथ खड़ा है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर हमारे उम्मीदवार जब चुनाव जीतेंगे तो उसका सीधा लाभ उसको मिलेगा। रोहित पवार लगातार जो है वो टिप्पणी कर रहे हैं अजित पवार को लेकर, कई जगहों पर वो भावुक हुए थे। क्या अजित पवार ने उनको प्रत्युत्तर दिया था, लेकिन क्या लगता है आपको? चुनाव है, इसमें निश्चित रूप से जो हमारे विरोधी पक्ष के लोग हैं उनको तो अपनी बात कहनी चाहिए, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जहां तक बारामती के संदर्भ में यदि आपने बात की है, वहां पे जो हमारी प्रत्याशी श्रीमती सुनेत्रा पवार, वो एक बेहतर प्रत्याशी इसलिए हैं कि इसके पहले से भी वो लगातार वहाँ पर लोगों के बीच में काम करती रही हैं। उनकी वहाँ पर जो पहचान है एक सोशल वर्कर की है और इसके पहले भी उन्होंने जितने वहाँ पे चुनाव हुए हैं उन पूरे चुनाव में NCP का उन्होंने खुलकर काम किया है। ये पहली बार है कि वो अपने खुद के लिए वोट मांग रही है, इसके पहले वो दूसरों के लिए वोट मांगती थी। और चूँकि उनका वहाँ पर एक बहुत व्यापक जन आधार भी है, उन्होंने टेक्सटाइल पार्क बनाया जिस पर लगभग 3000 महिलाओं को रोज़गार दिया गया। इसके साथ ही साथ पर्यावरण के लिए उन्होंने वहाँ पर बहुत काम किया है। फिर जो वंचित समाज के बच्चे हैं जो कि शिक्षा में उतना पैसा नहीं खर्च कर सकते, उनके लिए उन्होंने स्कूलों में व्यवस्था की है, उन बच्चों को अब बेहतर से बेहतर एजुकेशन मिल सके, इसके लिए लगातार वो लोगों के संपर्क में हैं। तो मुझे लगता है हमारी जो प्रत्याशी हैं वहाँ पर उनकी जो पूरी जो छवि है वो छवि भी बिल्कुल सौम्यता से भरी हुई है। उनके चेहरे से एक मातृत्व झलकता है और उनका जो भाव है वो लोगों के सुनने वाले भाव में बात करती हैं वो। तो मुझे लगता है इसका पूरा लाभ हमारे प्रत्याशी को मिल रहा है। और कोई कुछ भी कहे, वहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ और जनता वहाँ पे बहुत ही विश्वास के साथ हमारे उम्मीदवार के साथ काम कर रही है। कांग्रेस के विपक्ष नेता विजय की बात है, कल जो बयान किया हिम्मत करके विजय आपने जो कल बयान किया है हिम्मत करके, जो पुलिस ऑफिसर थे 26/11 के हमले में RSS के कुछ लोगों ने हेमंत करकर के ऊपर तो फायरिंग किया, उसकी वजह से उनकी मौत हुई है, ना कि अफजल कसाब की वजह से हुआ है। ऐसा स्टेटमेंट महाराष्ट्र के विपक्ष के लीडर जो है विजय वडेट्टीवार इन्होंने किया है। क्या कैसे देखते हैं ये स्टेटमेंट भाव? देखिए, ये पूरी तौर से राजनीतिक दुर्भावना से भरा हुआ बयान है उनका। यदि वो पूरी जांच और जो आयोग ने जो पूरे फाइंडिंग्स दिए हैं, कोर्ट में इस मुद्दे पे बहस हुई है, अगर उसको वो पूरी तौर से देख लेते तो मुझे लगता है कि ये बात कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये बहुत ही स्पष्ट है। तो मैं सोचता हूँ इसमें अलग से कोई बात कहना शायद मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। संजय राउत लगातार जो हिंदुत्ववादी जो साधु संत है उनको अभी निशाना बना रहे हैं, जैसे कि तुम हिंदुत्व के जो एजेंडे लेकर चुनाव में उतरे हैं, तुम्हारा जो गठबंधन जो NDA है, तो उसको लेकर संजय राउत भी आज काफ़ी आक्रामक हो चुके हैं, कह रहे जैसे कि प्रज्ञा सिंह की भी बात उन्होंने कही। देखिए, आदरणीय संजय राउत साहब ने जो कहा
उस पर मैं सोचता हूँ कि शायद बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि वो प्रतिदिन बगैर बोले रुक नहीं पाते और उनको कुछ ना कुछ बोलना है। तो ऐसी स्थिति में उनकी किसी बात का जवाब देना शायद मैं सोचता हूँ उतना गरिमापूर्ण नहीं होगा। जहाँ तक बात साधु संतों की है तो उनका नाम भी मतदाता सूची में है, वो भी इस देश के माननीय सम्मानित मतदाता हैं। अगर वो राजनीति में कोई बात कहते हैं या काम करते हैं तो उनको भी उतना ही अधिकार है जितना मुझको या किसी और को है या जितना आदरणीय संजय राउत साहब को है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा विवाद करने की स्थिति शायद नहीं बनती है, पर उन्होंने कहा है अब ठीक है। कोकण एक जमाने में शिवसेना का गढ़ रहा करता है, लेकिन इस टाइम शिवसेना को वहाँ से कोई टिकट नहीं मिला, 2 सीट में से कोई नहीं। और आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे वहाँ सभा पे सभा ले रहे हैं, उसका असर नहीं गिरेगा दोनों से। देखिए कि वहाँ शिवसेना ने टिकट क्यों नहीं लिया और क्या कारण था, इस पे शायद मेरी तरफ से कहना ठीक नहीं होगा। मैं ये बात ज़रूर कह सकता हूँ कि जहाँ भी एनडीए के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वो बेहतर स्थिति में हैं और निश्चित रूप से उनकी छवि, उनके काम करने की शैली और सबसे बड़ी बात यह कि उनके पीछे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है एनडीए के प्रत्याशियों के पीछे, वो एक बड़ी उपलब्धि है एनडीए के प्रत्याशियों के लिए। तो वहाँ कोई भी अगर भाषण देता है, कोई भी काम करता है तो विपक्ष के लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए चुनाव लड़ रहा है, इसके अधिकतम प्रत्याशियों के जीतने की संभावना है, ये बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। तो क्या लगता है आपको देखिए कि हम लोगों ने जो रणनीति बनाई है एनडीए में, हमारी तो पूरी कोशिश ये है कि पूरी की पूरी 48 सीटें हम लोग जीते, क्योंकि महाराष्ट्र इस देश का एक ऐसा प्रांत है जो आज आर्थिक रूप से प्रथम राज्य के रूप में जाना जाता है। आज यहाँ पर जो आम आदमी की जो वार्षिक आय है वो 3,36,000 रुपये वार्षिक है। हम लोगों का संकल्प ये है या हम लोग ऐसा कोशिश करेंगे कि इस आमदनी की बढ़ोतरी की जाए और महाराष्ट्र का ये जो रुतबा है या जो महाराष्ट्र का एक स्टेटस है देश के प्रथम राज्य का, वो बना रहे। इसके लिए ये चीज़ ज़रूरी थी कि हम यहाँ से अधिकतम सीटें, बल्कि मैं तो महाराष्ट्र की जनता से ये अनुरोध करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एनडीए के उम्मीदवारों को इसलिए चुनाव जिताएं कि ये जो स्टेटस है हमारा महाराष्ट्र का, इसको बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग और समर्थन की ज़रूरत होगी हमें। और ये जब ही मेंटेन हो सकता है जब यहाँ से हम अधिकतर लोग एनडीए के प्रत्याशियों को चुनाव जिताकर भेजें, जिससे कि वहाँ राजनीतिक रूप से हमारी स्थिति मजबूत हो, तो हम केंद्र सरकार से ज़्यादा सहयोग ले पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मदद ले पाएंगे।